हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है नंबर 1। इसको अपन पढ़ते हैं। डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई बराबर क्यू एक्स। इसको हमने एक नंबर समीकरण दे दी। यह अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे? नाम क्या है? अचर गुणांकों। तो इसमें ए वन ए टू देख लो, अचर हैं सारे। रैखिक, रैखिक का मतलब जो भी डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स वन सबकी पावर एक है, घात एक है। अगर ये एक नहीं होती तो ये रैखिक नहीं होती। तो आप अचर गुणांकों वाले भी समझ गए, यानी जहाँ जहाँ ए वन ए टू ए थ्री सब यूज हो रहे हैं वो अचर हैं। दूसरा रैखिक, रैखिक का मतलब जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं उनकी पावर एक है, उनकी घात एक है। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो आप इसको डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को डी एन वाई लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने एक नीचे एक बॉक्स में एक एग्जाम्पल भी दिखाया है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का, जिसमें आप देख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y बराबर 0। इसमें जो कोफिशिएंट हैं वो अचर हैं, -3 4 देखो अचर हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के आगे एक है, फिर -3 है, फिर 4 है, ये सब अचर हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की घात कितनी है, पूरे की एक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, एक है। वाई की एक है, अतः यह रैखिक अवकल समीकरण है। तो अचर गुणांक भी हैं और रैखिक भी है, तो ये संयुक्त रूप से अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण कहलाएंगे। अब जो एक नंबर इक्वेशन है उसको देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टॉप पे देखिए, डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई बराबर क्यू एक्स। क्यों? क्योंकि आपने इनको ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो अब y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लेने के बाद में आपके पास में जो डी एन, ये y नहीं है, डी एन, क्योंकि y तो कॉमन आ गया, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन, सारों का y कॉमन आके फिर y बराबर क्यू एक्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ डी लिख दिया, फिर y बराबर क्यू एक्स। ये जो बड़ी इक्वेशन थी एक नंबर, उसका शॉर्ट फॉर्म है एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। ध्यान से देखिए, बड़ी इक्वेशन एक नंबर, उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। तो जब भी आपको अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के बारे में कहा जाए तो आपके दिमाग में एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स आना चाहिए। अब इसका हल की बात करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। विद्यार्थियों, व्यापक हल होता है पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, विशिष्ट हल। तो व्यापक हल को हम अंग्रेजी में जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, पूरक फलन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और विशिष्ट हल को पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो अब हम व्यापक हल, चूँकि पूरक फलन प्लस विशिष्ट हल है, तो इसको y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, या आप हमेशा याद कर लीजिए y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। किसके लिए है? अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का जो हल होता है वो y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ है पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट है। तो चूँकि y इन दोनों के जोड़ के बराबर है
तो अब हम सी एफ पहले निकालना सीखेंगे, फिर पी आई निकालना सीखेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा, वो हमारा हल कहलाएगा। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका प्रथम पार्ट है देख लीजिए, नीचे बॉटम में लिखा है y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकालने का हम मेथड पहले सीख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं हिंदी में पूरक फलन। तो अब हम एक समीकरण की कल्पना करते हैं, वही समीकरण जिसमें क्यू एक्स को हमने एक बार ज़ीरो ले लिया, तो फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के एफ डी वाई बराबर ज़ीरो आ गया। ये देखिए इस समीकरण में सबसे पहले इन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को डी एन वाई लिख दिया, प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन को डी एन माइनस वन वाई लिख दिया, प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई लिख दिया, प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई बराबर ज़ीरो। वाई कॉमन ले लिया, फिर इसको एफ डी लिख दिया, पूरे को एफ डी वाई बराबर ज़ीरो। अब जब भी आपको पूरक फलन निकालना है या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो आपको सहायक समीकरण चाहिए। सहायक समीकरण क्या होती है? एफ डी में डी की जगह आप एम रख दीजिए, बराबर ज़ीरो कर दीजिए, वाई हटाना है, ध्यान रखना। ये देखो एफ डी में आपको डी की जगह एम रखना है और ज़ीरो कर देना है, ये सहायक समीकरण कहलाएगी। अभी उदाहरण भी करेंगे जब आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 4d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 12 वाई बराबर ज़ीरो। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो डी क्यूब वाई, माइनस का 4d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को d² वाई लिख सकते हो, 12 वाई है जैसे कि जैसे। वाई कॉमन ले लिया तो डी क्यूब माइनस 4d² प्लस 12 इंटू वाई बराबर ज़ीरो, ये समीकरण आ गई। अब चूंकि जो डी के जितने भी पद हैं वो जो समीकरण है डी क्यूब माइनस का 4d² प्लस 12, इसमें डी को एम रख देंगे तो ये आ जाएगा एम क्यूब माइनस 4m² प्लस 12 बराबर ज़ीरो। यह इसकी सहायक समीकरण है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें एफ डी वाई बराबर ज़ीरो में सहायक समीकरण में यानी डी की जगह एम रखना है, जैसा कि इस एग्जांपल से डी की जगह हमने एम रख दिया। तो ये आ जाएगा एम क्यूब माइनस 4m² प्लस 12 बराबर ज़ीरो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, डी स्क्वायर ब्रैकेट में है d² प्लस 5d प्लस 4 वाई बराबर ज़ीरो, इसकी सहायक समीकरण है। तो आपको d² प्लस 5d प्लस 4 है, इसमें d की जगह m रख के और शून्य के बराबर कर देना है, वो हमारी सहायक समीकरण आ जाएगी। अब विद्यार्थियों आप देख सकते हो कि ये जो समीकरण आई है एम क्यूब माइनस 4m² प्लस 12 और m² प्लस का 5m प्लस 4, इनके कुछ m के मान भी आएंगे तो वो उससे हमारा सी एफ डिसाइड होगा। तो सहायक समीकरण जो आई एफ एम बराबर ज़ीरो, तो हल करने पे देखो m के मान आ गए m1, m2, m3 डैश डैश डैश, ये चलते गए। अब अलग अलग केसेज आएंगे। प्रथम केस देखिए, जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, m1, m2, m3, m4 डैश डैश डैश। आपको जो ऊपर टॉप पे देखिए एफ एम बराबर ज़ीरो करोगे तो इससे m के मान मिलेंगे। अब ये केस फर्स्ट ले रहा है जिसमें सभी मान अलग अलग हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में आप सी एफ लिखेंगे, सी एफ बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश डैश। हमने एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। d² प्लस का 3d प्लस का 2y बराबर ज़ीरो, इसकी सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है m² प्लस का 3m प्लस 2 बराबर ज़ीरो। कैसे? क्योंकि d की जगह अपने को m रखना है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, आप हिंदी में गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो m+1 और m+2 बराबर ज़ीरो आ गया, जिससे m के मान -1 और -2 आ गए।
चूँकि ये रियल हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो हमारा केस फर्स्ट लगेगा। तो सी एफ जो होगा वो C1 ई की पावर M1, -1 को आप M1 मान लीजिए, तो -1 इंटू एक्स, प्लस C2 ई की पावर M2 को आप -2 मान लीजिए, तो -2 इंटू एक्स। तो सी एफ जो आया वो आ जाएगा C1 ई की पावर -x प्लस C2 ई की पावर -2x। ये हमारे पास में आ गया सी एफ। तो प्रथम जो केस था वो है व्हेन द रूट्स ऑफ एक्सुलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, तो आपको सी एफ जो लेना है वो C1 ई की पावर M1x प्लस C2 ई की पावर M2x प्लस C3 ई की पावर M3x प्लस डैश 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 चलता जाएगा। नीचे एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया है। अब केस 2 में देखिए, सहायक समीकरण के मूल पुनरावृत्त हो, व्हेन द रूट्स ऑफ एक्सुलरी इक्वेशन आर रिपीटेड। अब इसमें रिपीट होने लग जाए तो क्या करेंगे, जैसे M1 और M2 समान आ गए और M3 M4 M5 सब अलग अलग चल रहे हैं, दो समान आ गए जैसे M1 और M2, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों जो CF लिखा जाएगा वो देखिए C1 प्लस C2x ई की पावर M1x, जो शुरू के दो हैं उसको उसके ऐसे लिखना पड़ेगा, C1 प्लस C2x ई की पावर M1x प्लस C3 ई की पावर M3x प्लस C4 ई की पावर M4x प्लस डैश डैश। बाकियों के लिए यथावत वैसे ही चलेगा। जो M1 बराबर M2 आया उनके लिए आपको C1 प्लस C2x ई की पावर M1x लिखना पड़ेगा, प्लस क्योंकि इसमें M1 और M2 आ गए हैं, प्लस C3 ई की पावर M3x प्लस C4 ई की पावर M4x, बाकी यथावत चलते रहेंगे। अगर तीन मूल समान हो, M1 बराबर M2 बराबर M3 ये तो समान हो, और M4 M5 बाकी सब अलग अलग हो चल रहे हैं, तो जो CF होगा वो होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ब्रैकेट में ई की पावर M1x प्लस C4 ई की पावर M4x प्लस चलता जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, CF आ गया। अब अपने को केस थर्ड देख लीजिए। जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो, सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो, व्हेन द रूट्स ऑफ एक्सुलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। तो FM बराबर 0 जो सहायक समीकरण है उसके रूट लेटर सपोज ऐसे आ गए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा M1 M2 गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा। चूँकि ऐसे पेयर में होंगे, जो मान होंगे वो ऐसे पेयर में होंगे, तो आपको जो CF लिखा जाएगा वो ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस ई की पावर गामा एक्स C3 कोस डेल्टा एक्स प्लस C4 साइन डेल्टा एक्स। केस थर्ड जो है वो ध्यान से देख लीजिए। जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो, व्हेन द रूट्स ऑफ एक्सुलरी इक्वेशन आर इन कॉम्प्लेक्स, FM बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करो तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा ऐसे रूट्स आएंगे, पेयर में आएंगे। M1 M2 नहीं लिखना चाहिए था यहाँ। अल्फा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा आयोटा बीटा गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा। तो ऐसी स्थिति में जो CF होगा वो ई की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए आ गया, प्लस गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा के लिए ई की पावर गामा एक्स C3 कोस डेल्टा एक्स प्लस C4 साइन डेल्टा एक्स। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। अब अगर इसमें भी रिपीट हो जाए, व्हेन द रूट्स ऑफ एक्सुलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक व समान हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फिर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में CF जो लिखा जाएगा वो ई की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। इस तरीके से आपका CF लिखा जाएगा। जैसे रियल रिपीट हुए थे वैसे कॉम्प्लेक्स रिपीट हो जाए तो ये पक्का कर लो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 टाइम रिपीट हो गया, तो CF जो लिखा जाएगा वो ई की पावर अल्फा एक्स फिर C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। इस तरीके से ये
सी एफ लिखा जाएगा। तो ये आपके सी एफ के रूल हो गए। तो सी एफ के हमने 4 रूल पढ़े हैं। पहला, जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। दूसरा, सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हो लेकिन थोड़ा रिपीट होने लग जाए, जैसे 2 मूल समान आ जाए, 3 मूल समान आ जाए, उनके लिए। फिर सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा, उनके लिए सी एफ आपको ऐसे लिखना है। जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक व समान हो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस, ऐसे 2 बार आने लग जाए। तो इस तरीके से हमने 4 रूल पढ़े। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे आपके ये क्लियर हो जाएगा कि हम सी एफ कैसे निकालते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, डी क्यूब वाई प्लस 2d² वाई प्लस डी वाई बराबर 0। वाई कॉमन ले लीजिए। सहायक समीकरण को पता है आपको डी की जगह एम रखना होता है, तो एम क्यूब प्लस 2m² प्लस एम बराबर 0। एम कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा एम बराबर, एम कॉमन लेने पे एम, फिर m² प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। तो ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है बराबर 0। तो m बराबर 0, -1, ये आगे 2 बार रिपीट हो गए। देखो, तो सी एफ जो लिखा जाएगा, तो पहले 0 के लिए लिख दीजिए c1e⁻0x। फिर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको पता है c2 प्लस, क्योंकि c1 यूज हो चुका है तो c2 प्लस c3x, आगे वो कांस्टेंट जो आगे लगातार वाले लेने हैं। c1 यूज हो चुका है तो c2 प्लस c3x e⁻1 इंटू एक्स, तो वो -x आ गया। चूँकि इस समीकरण के बराबर में 0 है तो इसका जो सी एफ है, वो जो हल है वो y होगा, y बराबर सी एफ होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 होगा। तो सी एफ, जब भी आपको किसी समीकरण में राइट हैंड में 0 मिले तो आप उसका जो पी आई है वो 0 करना है। तो y जो सॉल्यूशन होगा वो सी एफ के बराबर होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3x e⁻⁻x। तो इसमें देख लीजिए आपका एक रूल नंबर पहला भी लग गया m बराबर 0 के लिए। फिर रूल नंबर 2 भी लग गया, 2 बार -1 आए तो वो रिपीट होने वाले वो भी लग गए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर और एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो देख लीजिए। सॉल्व d⁴y अपॉन dx4 प्लस m⁴ बराबर 0। इसको आप d⁴ प्लस m⁴ y बराबर 0 लिख सकते हो। चूँकि इसमें स्मॉल m काम में आ गया तो हम सहायक समीकरण लिखते वक्त d को चूँकि m रखना है तो कैपिटल m⁴ प्लस m⁴ बराबर 0। अब इस समीकरण को सॉल्व कैसे करें, तो मैंने 2m कैपिटल M स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल M स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया। तो शुरू की 3 टर्म देखिए, वो बन जाएगी कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप दूसरी टर्म को √2m का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आपने a² माइनस b² का फॉर्मूला लिख दिया, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको आप सीरीधराचार्य से सॉल्व कर लेना। तो इससे आपके m के मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे 1/2m प्लस -1/2 1/√2m आयोटा, ये आ गया m के मान। इसी तरीके से ये पहला आपने सॉल्व किया, पहला फैक्टर, ये देखो। फिर दूसरा फैक्टर आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में ये m = -1/√2m प्लस -1/√2m आयोटा। तो m के मान आपके पास में ये आ गए। तो आपने ये इमेजनरी है, काल्पनिक, उस फॉर्मूले से अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, रूल नंबर 3 है, उससे अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, बीटा की वैल्यू रख दीजिए और गामा की डेल्टा की वैल्यू रख दीजिए, ये सी एफ आ जाएगा। चूँकि इस समीकरण के बराबर में 0 है तो ये जो y है वही सी एफ के बराबर होगा। तो ये आपका जो चैप्टर है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसको आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपके अच्छा क्लियर होगा तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी अच्छी लगेगी आपको। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।